अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। एक साहिब फरमाते हैं कि 1971 की बात है कि एक मिस्री डॉक्टर ने यूरोपीय प्रेस को एक ख़त लिखा कि आब ज़मज़म पीने के काबिल नहीं है। तो मेरे जहन में जो फ़ौरन ख्याल आया वो ये था कि ये मुसलमानों से तासुब का मामला है। मिस्री डॉक्टर का बयान इस मफरूज़े पर मबनी था कि खाना काबा एक नशीबी जगह पर यानी सतह समंदर से नीचे है और मक्का शहर के मरकज़ में वाक़ होने के बाइस शहर का सारा गंदा पानी ज़मीन में सरायत करने के बाद आब ज़मज़म में गिरता है। खुशकिस्मती से ये खबर शाह फैसल तक भी पहुंच गई। उन्होंने बिला ताख़ीर एग्रीकल्चर और वाटर सर्विसेज यानी ज़राअत और ज़राए आब की वजारत को हुक्म दिया कि आब ज़मज़म के नमूने यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज़ को ये मालूम करने के लिए भेजे जाएं कि ये आब ज़मज़म पीने के काबिल है या नहीं। तो उन्होंने ये काम पावर एंड डेस्टिनेशन वजारत ने जद्दा में कायम प्लांट को ये काम सौंप दिया। इस प्लांट में बतौर केमिकल इंजीनियर का काम कर रहा था, जिसका काम समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाना था। प्लांट की इंतज़ामिया ने आब ज़मज़म के मामला से निपटने के लिए मुझे मुंतखब किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त मुझे ये भी मालूम नहीं था कि आब ज़मज़म बज़ाहिर क्या है। मैं मक्का गया और खाना काबा के हुकाम की खिदमत में हाजिर होकर इन्हें अपनी आमद के मकासद से आगाह किया। तो उन्होंने एक आदमी मेरे साथ कर दिया ताकि तहकीक के दौरान मैं जिस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस हो मुझे वो पूरी कर दें। जब हम आब ज़मज़म पर पहुँचे तो मैंने देखा कि वो पानी का एक गड़ा है जिसे हम तकरीबन छोटा सा तालाब भी कह सकते हैं। मुझे यकीन नहीं आता था कि ये कुआं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त से लेकर आज तक यानी हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी हर साल हाजियों को करोड़ों गैलन पानी फराहम कर रहा है। हमने अपना काम कुएं की पैमाइश से शुरू किया। मैंने अपने मुआवन आदमी से कहा कि कुएं की गहराई बताए, तो इसने पहले गुस्ल किया और फिर वो कुएं में उतर गया। वो सीधा खड़ा हो गया। मैंने देखा कि पानी की सतह उसके कंधों से ज़रा ऊपर थी। उसका कद 5 फुट 8 इंच था। इसके बाद इसने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चलना शुरू किया। उसे हिदायत थी कि इस दौरान में वो सीधा खड़ा होकर चले और पानी में डुबकी ना लगाए। कुएं में इस तरह चलने का मकसद ये मालूम करना था कि कुएं में पानी कोई गुजरगा या पाइपलाइन तो नहीं है जिससे कुएं में पानी आता है। आदमी ने बताया कि कुएं के अंदर से कोई गुजरगा या पाइपलाइन नहीं मिली। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आब ज़मज़म का ज़ख़ीरा करने के लिए आब ज़मज़म पर जो ट्रांसफ़र पंप लगा हुआ है उसके ज़रिए तेज़ी के साथ कुएं से पानी निकाला जाए। इस तरीके पर अमल करने से पानी की सतह गिरेगी और कुएं में जिन रास्तों से पानी दाखिल होता है उनकी शनाख्त और मकामात का तयन आसान हो जाएगा। चुनांचे इस पर अमल किया गया, मगर हैरतनाक तौर पर वहाँ कुछ भी ना देखा जा सका। मगर मैं जानता था कि सिर्फ यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम कुएं में आने वाले पानी के रास्ते मालूम कर सकते हैं। इसलिए मैंने पंप को दोबारा चलाने का फ़ैसला किया। इस दफ़ा मैंने आदमी को कुएं में खड़ा कर दिया और उससे कहा कि वो एक ही जगह पर चौकस खड़ा रहेगा। इस दौरान मैंने होशियारी से कुएं में वकूफ़ पज़ीर होने वाली किसी भी गैर मामूली बात को नोट करने लगा। कुछ ही देर बाद अचानक उसने हाथ खड़े कर दिए और चिल्लाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसे पा लिया है। जो ही कुएं के पेंदे से पानी बाहर निकलता है ऐसे महसूस होता है कि जैसे रेत मेरे पाँव के नीचे से नाच रही हो। पंपिंग के दौरान मैंने इस कुएं का चक्कर लगाया और हर जगह यही सूरत हाल महसूस की कि दरहकीकत कुएं के पेंदे से कुएं में हर जगह बराबर पानी दाखिल हो रहा था, जो पानी की सतह को बराबर रखता था। अपने मुशाहिदात ख़त्म करने के बाद मैंने यूरोपियन लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराने के लिए पानी के जगह जगह से नमूने लिए। मक्का छोड़ने से पहले मैंने मक्का के हुकाम से मक्का में कुओं के बारे में भी पूछा। मुझे बताया गया कि मक्का में दीगर कुएं तकरीबन खुश्क हो चुके हैं। वापस पहुंचकर मैंने अपने बॉस को अपनी तहकीक से आगाह किया। उसने बड़ी दिलचस्पी से सुना और सुनकर अपनी नामाकूल राय देते हुए कहा कि अब ज़म का कुआं अंदरूनी तौर पर बहरा अहमर से कनेक्शन होगा, मगर ये किस तरह मुमकिन है क्योंकि मक्का बहरा अहमर से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है और फिर मक्का की हुदूद में आब ज़मज़म से पहले जो कुएँ आते हैं वो अमूमन खुश्क रहते हैं। यूरोपियन लेबॉर्ट्रियों ने आब ज़मज़म के टेस्ट करने के बाद जो तजियाती रिपोर्टें दी वही तकरीबन हमारी लेबॉर्ट्रियों ने दी थी। आब ज़मज़म और दीगर पानी में फ़र्क सिर्फ ये था कि आब ज़मज़म में कैल्शियम और मैग्नीशियम नमकियात की मकदार कुछ ज़्यादा थी।
انہیں نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث اس پانی سے تھکے ہوئے حاجی بھی تر و تازہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آب زمزم میں فلورائڈز بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے آب زمزم جراثیم کش اثرات بھی رکھتا ہے۔ یورپین لیبارٹری نے واضح طور پر لکھا کہ پانی مکمل طور پر پینے کے قابل ہے۔ اس طرح مصری ڈاکٹر کا بیان بھی غلط ثابت ہو گیا۔ جب شاہ فیصل کو یہ بتایا گیا تو بہت خوش ہوئے اور رپورٹ یورپی یونین پریس کانفرنس فراہم کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا جس نے ہمیں اس طرح آب زمزم کی کیمیائی ساخت جاننے کا موقع فراہم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جوں جوں آپ مزید تحقیق کریں گے، آب زمزم کے زیادہ سے زیادہ عجائبات آپ کے سامنے آئیں گے اور اس پانی کے معجزات آپ پر یقین رکھنا پڑے گا۔ اسی صحرائے زمین میں دور نزدیک حج کے لیے آنے والے افراد کے لیے یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔